प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले अफसोसनाक खबर, कराची एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान का मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। इस्लामाबाद मार्च के लिए मुल्क भर में जल्द से अपने कत्ल की कोशिशों का दावा। हुकूमत ने मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दे दिया। सवाबी जलसे में इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भी लताड़ दिया। दूसरी जानिब शीरी मजारी की एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां। इसके अलावा बात करेंगे सख्त माशी फैसले करके हुकूमत 1 साल पूरा करेगी या नए इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों के लिए बड़ा दिन आ पहुंचा। हुकूमत क्या बड़ा फैसला करने जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की सुलह कराने की पेशकश कर दी। इमरान खान के बयानात के बाद क्या अब सुलह की गुंजाइश बाकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शहबाज हुकूमत लोड शेडिंग और तवानाई बहरान पर काबू पाने में नाकाम। वजीर आजम की लंदन यात्रा के बाद अफवाहों का तूफान। IMF से डील और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा शहबाज शरीफ के लिए गले की हड्डी बन गया। डॉलर बेकाबू, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी, मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे से अवाम सख्त परेशान। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मुनहरिफ रुकन असम्बली नूर आलम के घर पर हमले की कोशिश। मुनहरिफ रुकन असम्बली नूर आलम ने हमला करने पर PTI चेयरमैन इमरान खान पर इसका इल्जाम लगा दिया। क्लास साहब, सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली एक और धमाका खारादर में आज हुआ है और अभी तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक एक खातून जाँ बहक हुई हैं, 11 जख्मी हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जिले हैदर भी मौजूद होंगे जिनसे हम अपडेट ले सकते हैं। उन्हीं से मेरा ख्याल है पहले जी डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिए। जी हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जिले हैदर। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी बताइएगा, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। जी देखिए, तीसरा धमाका हुआ है। ये खारादर का इलाका है, MA जिना रोड और मेमन मस्जिद के करीब ये इलाका है। बड़ा इमाम बारगाह भी इसमें आता है। इसके बीच में ये धमाका हुआ है। आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज थोड़ी सी आवाज नहीं पहुंच रही हमारे तक। हेलो जी, अब आवाज आ रही है? जी जिले हैदर साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है क्लियरली। हेलो जी, अब आ रही है। जी बताइएगा, जारी रखिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक धमाका हुआ है, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खारादर का ये इलाका है टावर का, जहां पे एक पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया है एक मोटरसाइकिल के जरिए। जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जो चंद रोज कबल सदर का इलाका था मसरूफ, और ये खारादर का इलाका भी काफी मसरूफ इलाका है जहां पे निशाना बनाया गया है पुलिस मोबाइल को। 12 अफराद जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद अफराद भी जख्मी है जिन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। एक खातून जो है इस वाकये में जांबाग हो चुकी है। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू के कामों में यहाँ थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह धमाके के बाद जो आग लगी थी उसको भी यहाँ के मकीन जो है, दुकानदार जो है, वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो बाल्टियों से पानी ला ला के जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो अब तक बुझ नहीं सकी है। जी जिले हैदर, इब्तदाई तौर पे कोई नौयत पता चल सकी है धमाके की? जी देखिए, बज़ाहिर जो अभी BD का अमला यहाँ पे पहुंचा है वो शवाहिद जमा कर रहा है, जिसके बाद वो हतमी रिपोर्ट अपनी पेश करेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पे जो ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए गए हैं उससे ये अंदाजा होता है कि पुलिस मोबाइल जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए तैनात की गई थी उसको मोटरसाइकिल के जरिए जो है वो धमाका किया गया है, और धमाका खेज मवाद जो है वो मोटरसाइकिल पे ही प्लांट किया गया था। अब उसे रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया है। ये धमाका खुदकुश था। ये आगे चल के जो रिपोर्ट होगी बम डिस्पोजल स्क्वाड की, वो उससे हतमी जो रिपोर्ट दी जाएगी उसमें इस बात को वाज़ेह तौर पे क्लियर करके बताया जाएगा कि धमाके की नौयत क्या थी और उस पे कितना धमाका किया था। 2-3 ये चीजें हैं वो जरा मैं कहीं सुन रहा था अभी किसी और चैनल पे, वो ये रिपोर्ट आ रही थी कि शायद किसी गोदाम में हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, वहां से कुछ ये एक्टिविटी हुई है सारी की सारी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस वैन को उन्होंने निशाना बनाया है, मोटरसाइकिल के जरिए बनाया है। तो क्या पुलिस वैन वहाँ पे मुस्तकिल खड़ी रहती थी कि उनको पता था कि यहाँ पे ये डेली इतने से इतने बजे तक खड़ी होती है और इसको लिहाजा मोटरसाइकिल बाइक के जरिए हम आएंगे और इसको आके निशाना बनाएंगे? तो इनमें थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आ रही कि ज़रा इसको प्लीज़ आप इसको क्लैरिफाई करेंगे कि वैन को निशाना बनाया गया, पुलिस वैन को बनाया गया, गोदाम में वहाँ पर कोई ब्लास्ट हुआ है जैसे बाज़ दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं। ये क्या, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी ये। जी मैं आपको क्लियर कर दूं कि खारादर जो मेमन मस्जिद का इलाका है, काफी मशहूर मस्जिद है मेमन मस्जिद, और उसके पीछे कपड़ा मार्केट है और फिर उसके बिल्कुल बराबर में जो है बड़ा इमाम बारगाह है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए क्योंकि बड़ा तिजारती मरकज है, तो एक मोबाइल जो है वो कपड़ा मार्केट के बीच में खड़ी की जाती है जिसमें पुलिस एहलकार तैनात होते हैं ताकि डकैती और दीगर जो छीना झपटी के वाकयात हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये जो वाकया हुआ है ये पुलिस मोबाइल जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मोबाइल थी, मोबाइल नंबर 1
इसको निशाना बनाया गया है और ये मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। इसका अगला हिस्सा तो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, जबकि दीगर हिस्सों में इसकी आग भी लगी है। वाकये के बाद जो है दीगर जो 8 से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं वो इस वाकये में बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, जबकि जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान यहाँ पे पहुंचा है, अतराफ की बिल्डिंगें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो बज़ाहिर अभी यही लग रहा है, जो हमारी पुलिस हुक्काम से भी बात हुई है, बीटी के अमले से भी बात हुई है, कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड सिचुएशन है, उससे ये लग रहा है कि ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट की मोबाइल नंबर 1 है जो कि मुकम्मल तौर पे तबाह हुई है, उसको ही अच्छा जिले आपने बड़ा अच्छा तरीके से इसका आके इसको क्लैरिफाई कर दिया। अब 2-3 चीज़ें हैं हम देख रहे हैं, पिछले कुछ अरसे से दोबारा इसकी वो हो रही है, रिवाइवल हो रही है इस तरह के अटैक्स की। पहले हमने देखा चाइनीज़ वो 3 जो ये टीचर थे, उस्ताद थे बेचारे, आके उन पर सुसाइडल अटैक किया गया, और वो भी इसी तरह मिलता जुलता जैसे आप बता रहे हैं, बाइक भी वहाँ नज़र आ रही थी, खतून भी थी, और वैन को इस तरह उन्होंने उड़ाया गया। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात हो। आप समझते हैं कराची में फिर दोबारा कोई ये उसी तरह का वायलेंस होना शुरू हो गया? पहले कुछ अर्सा यहाँ खामोशी रही है, पीस रहा है कंपेरेटिवली, तो अचानक फिर ब्लास्ट होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी क्या रीजनिंग आप समझ रहे हैं वहाँ पे? आप तो कराची को जानते हैं सारा। जी देखिए, जो पहला जामा कराची में ब्लास्ट हुआ था जो कि खातून के जरिए खुदकुश किया गया था, उसके बाद जो इंटेलिजेंस इदारे थे उन्होंने ये इतलात दी थी कि कराची में 1 दर्जन से जायद मजीद धमाके जो हैं वो रोनुमा हो सकते हैं, जिसके बाद पुलिस की कारकर्दगी जो देखी गई है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सिफर है, और तमाम लोगों के सामने जो है उनकी कारकर्दगी आया है। उसके फौरन बाद जो है चंद रोज के बाद सदर का इलाका जो कि काफी मसरूफ इलाका है, जहाँ से तमाम शहर कराची में बसें जो हैं वो जाती हैं, और जब बसें वहाँ पे आती हैं और लोग अपने कारोबार तजारती मरकज पे जब काम करने आते हैं तो बंद करने के बाद शाम को जब घर रवाना होते हैं तो इसी जगह से होते हैं जहाँ पे ये धमाका किया गया था। तो वहाँ एक दूसरा धमाका हुआ। इसके बाद अब जो ये खारा दर का इलाका है ये भी सेम सदर जैसा ही इलाका है, जो कि सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, प्लास्टिक मार्केट है और मेमन मस्जिद, ये मशहूर जगह हैं और काफी मसरूफ जगह हैं। यहाँ पे पैदल चलना भी जो है आम दिन के औकात में काफी मुश्किल होता है। तो तीसरा धमाका यहाँ किया गया। अब इस 3 धमाकों के दरमियान जामा कराची से लेके और ये खारा दर वाला तीसरा धमाका जो है, इसके धमाकों के दौरान जो है तकरीबन 15 से 20 दिन का वफा आया। लेकिन इस दौरान जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अब तक किसी भी वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो धमाके किए गए हैं वो कलदम तंजीम ने खुद एक्सेप्ट किए हैं और ट्विटर के जरिए कि भाई ये धमाके हमने किए हैं। लेकिन पुलिस जो है यहाँ पे सिर्फ एक खाका बनाने की बजाय, जो कि खातून का खाका बनाया गया था जो कि सहूलतकार थी, उसके अलावा किसी भी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जिले वो तो चलें ठीक है कि उसकी तो हमें समझ आती थी, ये बलोच जो वहाँ पे BLA वगैरह ने उन्होंने आके अगर जो भी एक्टिविटी की टेररिज्म के बेचारे मासूम लोग मारे गए एक्सेप्ट किया उन्होंने। यहाँ पे आप क्या समझते हैं जो मार्केट बता रहे हैं, यहाँ पे तो उनको ये बलोच वो जो सेपरेटिस्ट हैं या वहाँ पे अस्करियत पसंद हैं उनको यहाँ पे तो दिलचस्पी नहीं हो सकती इस तरह की। वो तो टारगेट अपने आके चुनते होते हैं, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज पे एक दफ़ा उन्होंने अटैक किया था वो चाइनीज़ के हवाले से, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी पे अटैक किया, वो हमने देखा है। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर किस तरह की फोर्सेस, किस तरह के एलिमेंट्स जो हैं इस तरह के ब्लास्ट के पीछे या इस तरह के अटैक के पीछे हो सकते हैं? जी देखिए, असल में जो टारगेट होता है वो इलाके होते हैं जो कि काफी रशी एरिया होते हैं, जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा होती है और उनको टारगेट करना जो है आसान होता है। यहाँ पे टारगेट जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया, जो कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक जो है वो पुलिस मोबाइल है जिसको टारगेट किया गया, जो कि एनी शाहिदीन ने भी ये बात क्लियर की है कि एक पुलिस मोबाइल थी जिसको टारगेट किया गया है। तो ये जो टारगेट था वो मसरूफ इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो निशाना थे, जिसकी जद में जो है आम शहरी जो कि वहाँ पे आमदोरफ्त थी, जिनकी जो अपने दुकानें कारोबार बंद कर रहे थे या अपना शाम के औकात में जो कारोबार चलते हैं वो अपना कारोबार खोल के बैठे हुए थे, वो इनकी इसकी जद में आए। इसी तरह खातून भी इस जद में आई हैं जो कि वहाँ से गुजर रही थी। तो असल टारगेट जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिटी डिस्ट्रिक्ट की जो मोबाइल है, जो मोबाइल नंबर 1 है, वो मेन टारगेट था। जिले ये कराची में अब ये जिले हैदर ये तीसरा तवातर से वाक़या हो रहा है। पहला जिस तरह अभी क्लास साहब कह रहे थे, मजीद ब्रिगेड ने, मुझे याद पड़ता है, एक्सेप्ट किया था वो जो खातून खुदकुश का पहला वाक़या हुआ। उसके बाद दूसरा कोई एक एनोनिमस सी कोई सिंधु देश की एक कहीं कोई इस तरह का किसी ने क्लेम किया था। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि इस दौरान में कराची में और सिंध में 3 तवातर के साथ 2 पहले हो चुके हैं, और ये ख़बरें आज भी सारा दिन सोशल मीडिया पे भी चल रही थी कि बलूचिस्तान में हुशाब के करीब जो है वहाँ से शायद कोई इस तरह के एलिमेंट्स पकड़े गए हैं जिनके मज़ीद धमाकों के अज़ाइम थे। और इन ख़बरों के बावजूद आप कह रहे हैं कि कराची में कोई ख़ास
आपने नहीं देखी कोई इस तरह की सदबाब करने के लिए एंटी टेररिज्म कोई फोर्सेस या स्पेशल कोई तैनाती? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इन वाकयात के बाद तो देखना ही चाहिए था कि पुलिस जो है वो एक्टिव होती, सीटीडी जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव होता और मुख्तलिफ जगहों पे छापामार कार्रवाइयाँ होती और जो इनके जो कमीन गाहें हैं वहाँ पे रेड की जाती, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई हमारी नज़र से नहीं गुजरी है, ना ही पुलिस ने किसी इस तरह की कार्रवाई का क्लेम किया है कि उन्होंने किसी बड़े दहशतगर्द को या किसी सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया है। यही वजह है कि वो आज़ादाना जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं और जिस जगह चाहते हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं और उनकी नज़र में ही कामयाब कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद जो है वो ट्विटर पैगाम के जरिए इस जिम्मेदारी को कबूल भी करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़िले हैदर कोई और इससे खबर हो तो हमें अपडेट करते रहिएगा, तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पे इमरान खान के जलसे के हवाले से जिन्होंने उसमें कहा है उसके ऊपर बात करेंगे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और शीरी मज़ारी की जो धमकियां सामने आई हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उसके हवाले से भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए, बट कमिंग बैक टू व्हाट इमरान खान सेड, उनका लॉन्ग मार्च, इसके अलावा उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स और इलेक्शन कमीशन पे जो उन्होंने बात की ओवरऑल, ये पूरा हफ्ता जो पिछला गुजरा है, हमारा ख्याल था शायद वीकेंड है, कुछ ब्रेक आएगी, कि लोगों को भी थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी, कुछ खान साहब भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हुकूमत भी करेगी, लेकिन लगता नहीं है कि सुकून वो जो खान साहब ने कहा ना कब्र में ही है, इसी तरह की चीज़ें लग रही हैं कि ना हुकूमत को सुकून है इस वक्त, ना चीज़ें उनसे संभल पा रही हैं और ना उनसे मेरा ख्याल है मामलात जो हैं उनसे फ़ैसले कर पा रहे हैं कि हमने क्या करना है नहीं करना। और इमरान खान साहब जो हैं बड़ी कामयाबी से अपना नैरेटिव जो है ना वो बनाते जा रहे हैं। उन्होंने उनसे एक, आपको याद होगा 2-4 दिन पहले उन्होंने ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उनसे मांगी थी कि V8 है, बुलेट प्रूफ है गाड़ी, वापस करें। उन्होंने कहा जनाब कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे ये कत्ल करने का मंसूबा बन गया है, तो मेरी कोई जहर भी दे सकते। इस तरह की चीज़ें हमने सुनी। अब पूरी हुकूमत को प्लाटून लगानी पड़ेगी है, पूरी उनको FC लगानी पड़ेगी या रेंजर्स उनको देनी पड़ेगी उनको सिक्योरिटी के लिए। ये तो खैर चीज़ें हैं। सो 2-4 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है जो खान साहब ने पिछले दिनों में मुसलसल जलसे जुलूस करके लोगों को मोबलाइज़ करने में वो आके एक उसमें कामयाब हो चुके हैं। नैरेटिव उनका सेल कर रहा है, वो जो बात कह रहे हैं लोग उनको सुन भी रहे हैं, उनकी बात पर यकीन भी कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, जो मुझे लगता है इस क्राइसिस में वो तो पोजीशन में हैं, वो हुकूमत से बह रहे हैं। ही माइट बी फीलिंग बिट्रेड, अगे चीटेड एंड हर्ट, उसमें इंसल्टेड, बला बला चीज़, उनका राइट भी बनता है वो बात करें। असल जो प्रॉब्लम है वो हुकूमत के साथ है, वो उनके नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, मौलाना फजल रहमान या प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त ये हो गए अपने शहबाज शरीफ साहब, इनके साथ हैं। इनकी हुकूमत को 1 महीना और मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए ऊपर, अब तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि आपने पूरा साल गुजारना है, आपने फैसले लेने हैं, आपने इमरान खान साहब का डट का मुकाबला करना है, इनके नैरेटिव को बीट करना है तो कैसे करना है, या आपने फौरी तौर पर उसमें इलेक्शन में जाना है। अब ना ये इलेक्शन में जाने के काबिल रह गए, ना कोई बड़ा कोई फैसला करने के काबिल उसमें रह गए। यही इमरान खान साहब की कामयाबी है। ये बात हम पहले भी 2-4 दफ़ा कह चुके हैं। फंस गए, ढोल आपके गले पड़ गए। या बोल्ड फैसले करें, अगर आप में जुर्रत है, हिम्मत है, आप समझते हैं कि इमरान खान के नैरेटिव को बीट कर सकते हैं। और इनके भी जलसे में देख रहा था, उसका भी रीजनेबल जलसा था बिलावल का, मरियम का कहा जा रहा है गुजरात वाला, मैं देख तो नहीं सका, आई वाज ट्रैवलिंग, उसका भी सुना है कि खासा एक अच्छी तादाद में लोग निकले हैं बाहर। सो एक तरफ खान साहब पब्लिक को ला रहे हैं, एक तरफ वहाँ मरियम नवाज साहबा ला रही हैं। अगर उनके पास क्राउड पुलर इमरान खान साहब हैं, इनके पास क्राउड पुलर इस वक्त मरियम नवाज है। वो कहते हैं घोड़ा भी है, तलवार भी है, मैदान भी है, फिर टेस्ट कर लें। ये जो पूरा मुल्क को आपने डाला हुआ है उस पर आपसे कोई फैसला नहीं हो पा रहा, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप मतलब कोई छोटे मोटे फैसले भी नहीं हो रहे, आके आपसे कवर हो रहे। आटा आपसे आके नहीं हो रहा, उसकी कीमत जो आपने अभी बताई, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, आपसे डॉलर की कीमत नहीं संभाली जा रही आपकी। इसके अलावा जो मेन फैसला आपका करने वाला पेट्रोल प्राइसेस हैं, आप डरे हुए हैं कि करते हैं तो आवाम आपको पीछे पड़ जाएगी। और उसके बाद खान साहब तो कहेंगे, आपको याद होगा उन्होंने कहा था मैं नए बजट तक तो मैं एल की ये कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा। सो दे आर इन ए बिग फिक्स। अब कल इनका इजलास हो रहा है, जो खबरें आ रही है PDM के साथ बैठ के, या तो हिम्मत करें, लें फैसले टफ, ये फैसले 1 साल की हुकूमत काफ़ी है, 1 साल ही है ना आपके पास, आप अगस्त तक ले जाएं और उस तरह अपने इलेक्शन करें, जो फैसले आपने गलत सही करने हैं वो करें। या दूसरा ये है कि इमरान खान साहब आपको कह रहे हैं,
उन्होंने आपको आगे लगाया हुआ है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जैसे इमरान खान साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी हुकूमत में आने से पहले, और ये बात उन्होंने पहली मुलाकात में मानी थी काशिफ अब्बासी साहब के साथ। उनसे सवाल में उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई हम तैयार नहीं थे जहनी तौर पर, और हमें कुछ पता नहीं था कि हुकूमत में आएंगे क्या होगा या नहीं होगा। उन्होंने तस्लीम किया था जी हमें बिल्कुल कख का पता नहीं था। 22 साल कहते रहे जी हमारी तैयारी है, लेकिन 22 साल बाद उन्होंने मान लिया था जी मेरी कोई तैयारी नहीं थी। अब सेम हमें इनका भी पता चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी का, ये बड़े तजर्बाकार थे, बड़े बड़े इनके पास लोग थे, ये हमारे पास टीम है, डार साहब हैं, मिफ्ता साहब हैं, आपके नवीद कमर साहब है, बड़ी लंबी टीम थी जो हमें गिनवाई गई थी। तो पता चलता है आपसे तो कुछ चीज़ें ये मैनेज ही नहीं हो रही, हाल ही नहीं हो रही। सो मेरा ख्याल है इस वक्त इनको बड़े फैसले की ज़रूरत है, या तो डट जाएँ, जो हो चुका है वो हो चुका है, डट जाए, पूरा चला के दिखाएं मुल्क जो आपने दावे किए थे। अब पता चल रहा है 1 पॉइंट एजेंडा था, इमरान खान साहब को हटा दिया, अब क्या करें अब कुछ पता नहीं है। सो दे आर इन ए बिग फिक्स, और अब तक इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उनको विन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। लेट्स सी। जी आमिर साहब, इसी पे आपका क्या इनके लिए ये कहना कि जनाब हमें पता नहीं था या हालात जितने ख़राब थे जितना इमरान खान कहते थे, बाद में पता चला। आज मैं सुना था जर्नलिस्ट हैं खुर्रम हुसैन, बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, तो वो कह रहे थे कि जी मेरी ये हुकूमत में आने से पहले शहबाज शरीफ साहब से तफसीलन बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब अगर आप आगे तो आपको अंदाज़ा है कि हुकूमत के इकनॉमिक सिचुएशन क्या है और क्या हालात है। कह रहे जी मुझसे ज़्यादा उनको फिगर्स याद थे, उनका हमें एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने मुझे गिनवा दिया कि जी ये फलाना डेफिसिट ये है, करंट अकाउंट ये है, और उनके पास वो बड़ा उनके लग रहा था कि बड़े कॉन्फिडेंट है कि उनके पास सोल्यूशन है। तो उसके वो जानते बूझते इसमें आए हैं, वो समझते बड़े कॉन्फिडेंट थे कि उनके पास टीम भी है, ये भी है। मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें वो उनके लिए बड़े फैक्टर्स थे। एक ये कि वो उनके जो केसेस थे वो उसको करना चाह रहे थे कि वो किसी तरीके से उनको अब ना किया तो शायद अगले इलेक्शन तक जो है ना, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे तो पहले ही कन्विक्टेड है, तो ये भी और हमज़ा भी, ये जो ख़ास तौर पे टीटी वाला केस है उसके हवाले से वो बहुत फ़िक्रमंद थे कि इससे जान छुड़ाने का एक यही तरीका है। दूसरा, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था इमरान खान की स्ट्रीट पावर को कि ये इस तरीके से लोगों को रैली करके ये वाला माहौल बना देंगे। तो अभी बिल्कुल अब ये कहा जा रहा है ज़राए के हवाले से कि नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर आपने ये IMF के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, फ़ैसले छोटे नहीं हैं, 100 रुपया तकरीबन IMF कह रही है कि आप पेट्रोल पे बढ़ाएं, लेट्स से कि ये 50 रुपये भी बढ़ाते हैं, मिनिमम जो है इनको बढ़ाने पड़ जाते हैं, तो श्रीलंका में वो बड़ी फर्स्ट क्लास 20 साल से वो उस एक फैमिली की हुकूमत चल रही थी, और सिर्फ ये करने से वहाँ पे जो हालात हुए हैं, हमारे यहाँ तो पहले ही ये तहरीक चल रही है, इमरान खान साहब पहले ही सड़कों पे आए हुए हैं, धरने की कॉल दे चुके हैं। उसके दौरान में महंगाई का इस तरह जब ऐलान होगा, 50 रुपये आप इमेजिन करें ना कि पेट्रोल के ऊपर बढ़ाने पड़ जाते हैं, और उसके साथ जो बिजली बढ़ेगी उससे जो महंगाई बढ़ेगी, आटा ऑलरेडी 720 रुपये की तक बोरी तक जा चुका हुआ है, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ वो आनी, अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये फैसला करने से पहले नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो ज़राए के हवाले से चल रही बातें और उसकी कोई तर्दीद नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं जनाब पिंडी वालों से पूछ लें कि आप या तो अगर हमें गारंटी दें कि हमें साल की हुकूमत मिलेगी तो हम ये कर देते हैं। अब ये है कि एक तो इखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे पिंडी वाले ये गारंटी कैसे दे सकते हैं? सड़कों पे अगर ये बुरी हालत हो जाए, वो किस किस के पास जाके खुद बात करेंगे? दूसरा ये है कि उनके बस में ये चीज़ें जब सड़कों पे हालात इस तरीके से आ जाते हैं तो कोई गारंटी। दूसरा ये वोट को इज्जत दो करते करते अब गारंटियों पे आ गए, 1 महीने के अंदर इनकी ये हालत है कि बिल्कुल उस नैज पे आ गए हैं कि कल 2 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होनी है। एक तो इनकी आपस में आज बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं पार्टी हेड्स की, कल सारी पार्टी से बैठ के ये बाद ये फैसला होगा कल के इन्होंने लड़ना है या सुलह करनी है, जो भी करना है। दोनों कैश 22 सिचुएशन है। IMF की मान के भी शराइत जो हैं बहुत बुरे हालात हैं, ना मान के और बुरे हालात हैं कि हमें बैंकरप्सी का ख़तरा है कि हमें कोई भी, चीन भी, सऊदी अरेबिया भी, वो भी हमें कर्जे अपने नहीं दे रहे हैं कि जब तक IMF का नहीं मिलता। तो इधर वे इनकी मुश्किलात हैं और आसान नहीं है। दूसरी मीटिंग मोहम्मद मालिक साहब ने ये ख़बर दी हुई है मार्केट में कि अब तो कल उन्होंने 24 घंटे पहले दी थी कि 72 घंटे में कल गालबन उनके बकौल आर्मी चीफ की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, और पहले ये पार्टी हेड से करेंगे फिर वहाँ फैसला लें। तो मुतवक्का ये है कि कल फैसला आना है, पर मैं समझता हूँ कि ये फैसले इनको खुद ही करने पड़ेंगे
ये सोच के उनको वो आगे ही कहते फिर रहे हैं कि जनाब हम ए पोलिटिकल हैं, हम न्यूट्रल हैं, और उसके बाद अगर मार्केट में ये बात जो चलाई जा रही है कि जी वो गारंटी देंगे कि जी साल की आप रहे तो ये बड़े फैसले तो जो भी होगा यहाँ पे उसको कर रही हैं। फैसला ये है कि इन्होंने करना है या केयर टेकर से करवाना है, तो ये इधर वे एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। ठीक है क्लास साहब, अब आखिरी 1 मिनट रह गया, क्विकली टाइम का एडवांटेज लेते हुए जो स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही है, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से कुछ सुलह कराने की पेशकश की बात की, तो डू यू सी एनीथिंग हैपनिंग? मेरा नहीं ख्याल, अब सुलह से बात आके चली गई है। नो, इट्स पर्सनल। गॉड फादर का बड़ा मशहूर इसमाना कौल है ना कि नथिंग पर्सनल, इट्स बिजनेस, बट एट द एंड इट वाज पर्सनल। जो कहानी है, पूरा सारा नावल इसी पे लिखा गया। सो नाउ इट्स ए पर्सनल। खान साहब ने चीज़ों को जहाँ तक ले गए हैं, जितनी चीज़ों तक वो समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। आज आपने शेरी मज़ारी साहिबा का बयान पढ़ा होगा, ओपन उन्होंने थ्रेट किया है कि जनाब हमारे पास बहुत, हम चुप नहीं रहेंगे, हम वो कर देंगे और आपकी ऐसी तैसी। उन्होंने उसको DGI-SPR को टैग किया हुआ था। सो नाउ इट्स ओपन वार। उसमें चौधरी परवेज़ अली साहब को इतना बड़ा रोल नहीं, ना उनका इतना बड़ा क्लाउट है, ना इमरान खान उनको कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होते हैं। हालात की वजह से वक्ती तौर पर वो उनको चलो मिला लेते हैं ना। उधर मेरा ख्याल पिंडी में उनको कोई बहुत बड़ी सुनी जाती है, वो उन्हीं के डिपेंडेंट है, उन्हीं के उस पर उनके मेहरबानी से उनको वजारतें भी मिल जाती हैं, आगे पीछे भी हो जाती है, उनका ज़्यादा क्लाउड नहीं। दूसरा, आज हमने उसका महमूद खान साहब KP के ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, आज उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे PDM की जो हुकूमत है इससे तो बेहतर है फिर कि हम अफगानिस्तान चले जाएँ। अब ये सूबे का वज़ीर आला है जहाँ पे PTI की अपनी 8 सालों से मेरा ख्याल ज़्यादा हो गए, 2013 से अपनी, या 10 साल हो गए अपनी हुकूमत है। आप कम अज़ कम आपका सूबा तो इतना अच्छा होना चाहिए कि हम इस्लामाबाद छोड़ें, हम कराची छोड़ें, हम यहाँ से लाहौर, हिंद, सिंध छोड़ के हम आके ट्रांसफ़र होने की, माइग्रेट करने की कोशिश करें। जी हमने KP में जाके रहना है, अपने पश्तून भाइयों के साथ रहना है, हज़ारा वालों के साथ रहना है, हमने सरायकी उधर हमारे डेरे वाले, हम उनके साथ रहना है। इतना अच्छा सूबा बना दिया आपने 10 सालों में, हम तो वहाँ रहना चाहते हैं और बड़ा खूबसूरत आपको पता इलाके हैं यहाँ के। सो आपने उसको इतना अच्छा कर दिया है कि जनाब अब आप खुद रहे हैं कि हम तो बोरिया बिस्तरा फ़कीर अपना वो लेके बोरिया बिस्तरा उठा के हम तो अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, हम तो अफगानिस्तान जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो बेहतर है, अगरचे बाद लोग करेंगे, उन्होंने वैसे उनको तंग करने के लिए कहा है जो PDM को। मैं तंग करने के लिए ये बात की जाती है, तंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आपका चीफ मिनिस्टर इमरान खान साहब का KPK का ये कह रहा है कि अफगानिस्तान बेहतर है, मैं वहाँ चला जाऊँ, माइग्रेट हो जाऊँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ये मजाक में बात भी अगर उन्होंने की है, जो कि मजाक मतलब है, अगर इस तरह का घिनौना मजाक भी हो तो ये भी बड़ा मेरा ख्याल खतरनाक। मैंने आपको याद होगा 2-3 दिन पहले कहा था कि अगली स्टेज ये आनी है कि वो अटक से पार वो कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर आए तो हम उनको नहीं आने देंगे, या ये वही स्टेज वहीं पे चली गई है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।